बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं ज़ुहैर आसिफ हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट के दो बहुत ही एक्टिव मेंबर्स की मौत, क्या ये मौत हादसाती है या फिर किसी साजिश का नतीजा है? आज की वीडियो में हम यही एनालाइज करेंगे कि सदर इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसके पीछे कौन से अवामिल शामिल हैं और इससे ईरान को कितना नुकसान होगा और फ्यूचर में ईरान को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अमेरिका और इसराइल को जो ईरान काफी दिनों से ओपन चैलेंजेस देता रहा है, क्या ये उसका रिजल्ट है? और यहाँ पर ईरान की कौन कौन सी नाकामियां एक्सपोज हुई हैं, यही एनालाइज करेंगे हम आज के वीलॉग में कि वो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से सदर इब्राहिम रईसी की मौत वाकई हुई। ईरान के प्रेसिडेंट अजरबैजान के प्रेसिडेंट की इनविटेशन पर अजरबैजान के बॉर्डर पर गए और वहां दोनों ममालिक के सदूर ने मिलकर मुश्तरका तौर पर एक डैम का इफ्तिताह किया। बेसिकली ईरान का एक प्रोविंस है ईस्ट अजरबैजान, वहां पर जो वहां के कुछ लोकल्स अजरबैजानीज थे वो अजरबैजान के साथ इल्हाक चाहते थे और इसी वजह से ईरान और अजरबैजान की गवर्नमेंट्स में काफी टाइम तक कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स रहे, लेकिन ग्रेजुअली अब वो डिस्प्यूट्स सेटल हो गए, जिसका प्रूफ हमें उन पिक्चर्स से मिलता है जिसमें दोनों ममालिक के प्रेसिडेंट्स मुश्तरका तौर पर डैम का इफ्तिताह कर रहे हैं। डैम का इफ्तिताह करने के बाद ईरानियन प्रेसिडेंट 3 कॉन्वॉय के हेलीकॉप्टर्स के साथ वापस तेहरान की तरफ रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में उनके हेलीकॉप्टर को तेज आंधी, शदीद धुंध और बारिश और खराब मौसम की वजह से हादसा पेश आया और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। और खराब मौसम की वजह से उस हेलीकॉप्टर को ढूंढने में भी 15 से ज्यादा घंटे लग गए। ईरान को इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्होंने इस हेलीकॉप्टर क्रैश में अपना बहुत ही अहम फॉरेन मिनिस्टर खो दिया। वही फॉरेन मिनिस्टर जो डिफरेंट कंट्रीज के दौरे करते थे और काफी एक्टिव मेंबर थे, और रिसेंटली उन्होंने कतर, लेबनान, सीरिया, इराक और डिफरेंट कंट्रीज के दौरे किए। उसके अलावा इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर की जबरदस्त डिप्लोमेटिक पॉलिसीज की वजह से ईरान और सऊदी अरब के टाइज नॉर्मल हो गए। ये अपने रीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हल कर रहे थे और ईरान में ऑयल की एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा रहे थे। उसके अलावा डिप्लोमेटिक मसाइल को हल कर रहे थे और ईरान की इकोनॉमी को स्टेबल कर रहे थे, और कुछ हद तक ईरान की इकोनॉमी स्टेबल होना भी शुरू हो गई थी। पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को काफी एक्टिव रखा। इन्होंने डिफरेंट इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो कि सीरिया और इराक में है, उसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में अंसारुल्लाह यानी हौसीस शामिल हैं, उनको भी काफी एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे। इसराइल ने जब दमिश्कस में ईरानियन एम्बेसी पर अटैक किया तो जवाबन ईरान ने भी इसराइल पर 300 मिसाइल रॉकेट फायर किए। और सोशल मीडिया पर अब यह बहस शुरू हो गई है कि सदर इब्राहिम रईसी ने ये जो जवाबी वार किया है तो इसकी उनको सजा मिली है, क्योंकि पिछले 30 साल में किसी मुल्क की जुर्रत नहीं हुई कि वो इसराइल पर जवाबी वार करे। प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर के अलावा इस हादसे में ईरान के एक सूबे के गवर्नर और एक मशहूर आलम दीन भी शहीद हुए। पहले मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की है। हार्ड लैंडिंग वो होती है जिसमें पायलट बहुत मुश्किल से लैंड करता है। यह इंसिडेंट जोल्फा सिटी के करीब पेश आया, जो अजरबैजान के करीब है और तेहरान से वेस्ट की जानिब दिसबर के फॉरेस्ट में है, जो वर्जकान और जोल्फा सिटी के सेंटर में आता है। ये ईरान के प्रोविंस ईस्ट अजरबैजान में वाक़ है। यह हादसा अजरबैजान के बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर पेश आया। यहाँ स्टीप वैली है और ग्रीन माउंटेन्स है, और खराब मौसम की वजह से यह हादसा पेश आया। वहाँ के लोकल आजरी सोल्जर्स ने हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश किया। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कोई सीरियस कंट्रोलेबिलिटी का इशू था, जिसकी वजह से पायलट को टाइम ही नहीं मिला कि वो कंट्रोल टावर से राब्ता करे, और पायलट हेलीकॉप्टर को बचाने की कोशिश पर फोकस करता रहा। सीरियस कंट्रोलेबिलिटी का इशू तब भी हो सकता है जब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हेलीकॉप्टर को हिट करे, जैसा कि ड्रोन या फिर कोई मिसाइल, और इसमें भी हेलीकॉप्टर को संभलने का मौका नहीं मिलता। ये हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है बेसिकली ये बेल हेलीकॉप्टर कहलाता है, जो ओल्ड डिजाइन में आता है, और ये 1960s में मैन्युफैक्चर हुआ और 1970s में इसको फंक्शनल किया गया, और अमेरिका और कनाडा की आर्मीज इस हेलीकॉप्टर को यूज करती थी। और पिछले 20 साल से ये हेलीकॉप्टर जो है वो आउटडेटेड था, और ईरान इसी हेलीकॉप्टर में अपग्रेडेशंस करके इसको यूज कर रहा था। बेसिकली ये ईरान की एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि उसने अपनी एयरफोर्स को उस तरह से प्रॉपरली अपग्रेड नहीं किया जिस तरह से उसको करना चाहिए। लेकिन अब ईरान डिफरेंट डील साइन कर रहा है रशिया के साथ, जिसके तहत वो उससे लेटेस्ट फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स खरीदने की इंटेंशन रखता है। हम साजिश के एलिमेंट को साइड पर रखें तो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आया। पहला ये कि तेज हवा और मौसम की खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश कर सकता है। दूसरा ये
कि डेंस फॉग में विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आ सकता है। तीसरा ये कि हेलीकॉप्टर में कोई सीरियस टेक्निकल इशू हो सकता है। और चौथा ये कि हेलीकॉप्टर का डिजाइन बहुत आउटडेटेड था, और इस तरह के आउटडेटेड डिजाइंड हेलीकॉप्टर्स में क्रैश के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फर्दर ईरान को फ्यूचर में किस तरह के डिफिकल्टीज और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, उसके अलावा ईरान अपने जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करेगा। ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर सिटिंग प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट को 50 दिन के लिए ईरान का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, और 50 दिन के अंदर ये इलेक्शन कराने के पाबंद होते हैं। ये सुप्रीम नेशनल काउंसिल ईरान की जो है उसके मेंबर भी होते हैं, और वही सुप्रीम नेशनल काउंसिल जिसको आयतुल्लाह खुमैनी हेड करते हैं। सदर इब्राहिम रईसी के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब इब्राहिम रईसी की डेथ के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरानी कौम को यकीन दिलाया है कि स्टेट के अफेयर्स किसी तरह भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे। चांसेस ये भी हैं कि ईरान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबिर को ईरान का नया सदर मुंतखब कर दिया जाए, क्योंकि इनके भी इब्राहिम रईसी की तरह सुप्रीम लीडर से बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं। मिडल ईस्ट में टेंशन की वजह से ईरान को रईसी की तरह एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है। ईरान के सदर रईसी और फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को काफी तेज किया हुआ था, और वो डिफरेंट कंट्रीज का विजिट कर रहे थे, और रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान का भी विजिट किया। ईरानी सदर रईसी और फॉरेन मिनिस्टर का जो विजडम था फॉरेन पॉलिसी को लेकर वो बहुत ही जबरदस्त था, और उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स काफी अच्छी थी, और ये दोनों बहुत ही सीजन पॉलिटिशियंस माने जाते थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल अमीर हुसैन हयान, जो बहुत एक्टिवली सीरिया, इराक, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब का विजिट करते रहते थे। उसके अलावा इन्होंने जब रीजन में टेंशन बढ़ गई तो अमेरिका से अपनी बैकडोर डिप्लोमेसी को भी जारी रखा। उसके साथ साथ इन्होंने इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप जैसा कि हिजबुल्लाह, उसके अलावा हमास और डिफरेंट और ग्रुप्स के साथ अपनी मीटिंग्स को जारी रखा, और साथ साथ इन्होंने इसराइल पर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बढ़ाकर रखा। बेशक अगर कोई ये समझता है कि इस पोजीशन को कोई भी फिल कर सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस लेवल का शख्स जिसका विजडम रईसी जैसा और उनके फॉरेन मिनिस्टर जैसा है, और जिस लेवल की मीटिंग्स उन्होंने की है इंटरनेशनल लेवल पे, और जिस बारीक बीनी से वो फॉरेन पॉलिसी को एक्टिवली चला रहे थे, ईरान के लिए इस लेवल का शख्स ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उनकी सबसे बड़ी वीकनेस उसकी इंटेलिजेंस है। इसराइल कभी उनके टॉप ऑफिशियल्स को मार के चला जाता है, कभी उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को मार देता है, और कभी उनकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देता है। आप देखिए कहाँ ईरान का साइज और कहाँ इसराइल का साइज। ईरान तो वो मुल्क है जिसकी गर्म पानियों तक रसाई है। उसके अलावा ईरान सेंट्रल एशिया और चाइना से भी कनेक्ट करता है। उसके साथ साथ वो टर्की, रशिया और अरब कंट्रीज के साथ ट्रेड भी करता है, लेकिन फिर भी इसराइल के हुए अटैक को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो जाता है। जिस तरह रिसेंटली आपने देखा कि इसराइल ने डमिस्कस पे ईरान की एम्बेसी पे अटैक किया, इसीलिए सोशल मीडिया पे भी ईरान को बहुत ट्रोल किया जाता है। उनकी जो प्रीवियस लीडरशिप थी वो थोड़ी बहुत डिप्लोमेटिक थी, और उन्होंने अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ था, इसलिए अमेरिका ने उन पर इतना सख्त हाथ नहीं रखा। लेकिन ईरान की करंट लीडरशिप ने प्रॉक्सीज के जरिए पूरे रीजन में अमेरिका और इसराइल को तंग करके रखा हुआ था। उसके अलावा ये अमेरिका और इसराइल के अगेंस्ट पूरी दुनिया में लॉबिंग भी कर रहे थे। ईरान की डिप्लोमेसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसराइल के अगेंस्ट और अमेरिका के अगेंस्ट वो अपने टॉप ऑफिशियल्स का दिफा नहीं कर पाते, ना अपने साइंटिस्ट का, ना अपनी न्यूक्लियर साइट्स का। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ईरान की इंटेलिजेंस जो है वो कंप्लीटली फेल है, और उसको उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो 2020 में ट्रंप के टाइम पे अमेरिका ने ईरान के एक बहुत ही अहम लीडर जनरल कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन हमले में मार दिया। रिसेंटली जो ईरान ने इसराइल पे अटैक किया उसमें ईरान के 2 टॉप जनरल्स और 1 ब्रिगेडियर मारे गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ईरान की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा वीक है और इसराइल की इंटेलिजेंस कदरे बेहतर है। इसराइल की इंटेलिजेंस जो है वो पूरे रीजन में फैली हुई है। क्या हमें पता है कि अजरबैजान के इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि अजरबैजान इसराइल को टर्की के थ्रू तेल एक्सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इसराइली इंटेलिजेंस की अजरबैजान की मौजूदगी की वजह से यह हादसा पेश आया, लेकिन इसकी भी कोई वेरीफाइड रिपोर्ट्स नहीं है। इसराइल ने किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट डिनाई की है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। देखिए, जब आप किसी मुल्क के टॉप ऑफिशियल्स को मार देते हैं ना, तो आप उससे फिर हालत जंग में आ जाते हैं। ईरान की रशिया के साथ भी काफी कोलेब्रेशन चल रही है, और रशिया की यूक्रेन वॉर में भी उसने काफी हेल्प की है। हाँ, रशिया को यूक्रेन के अगेंस्ट ड्रोन भी प्रोवाइड करता रहा है,
उसके अलावा ईरान की रशिया के साथ कोलैबोरेशन भी चल रही है मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, जो अमेरिका को बहुत नाराज कर रही है। और साथ साथ ईरान ने इसराइल पर भी एक जबरदस्त अटैक किया है 300 मिसाइल्स का, और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपेंड भी कर रहा है। ये हमारा एनालिसिस था ईरान की करंट सिचुएशन और फ्यूचर चैलेंजेस के हवाले से। आप ईरान के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।